तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बोला था कि आप हम जो भी वीडियो बना रहे हैं, लेक्चर बना रहे हैं, उनको सिर्फ फॉलो करें और अदर जो भी कुछ पढ़ना है पढ़िए, बट इस पे डिपेंडेंट रह सकते हैं तो आपको 50 प्लस 60% कवर हो जाएगा और इससे ही क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे कि हम स्टैटिक कर ही रहे हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, मतलब सब स्टैटिक पोर्शन करेंगे, उसके साथ हम करेंट का करेंगे, ये शून्य नोट्स, जिससे कि एग्ज़ाम में 2021 एग्ज़ाम में 50 प्लस क्वेश्चन आए थे। तो ये करंट से रिलेटेड है, करंट प्लस स्टैटिक, तो इससे हम करंट कवर करेंगे। तो इसका हम पेड कोर्स लिए हुए हैं, तो इसका मेरे पास मई से टू मई, मतलब मई 2020 से मई 21 तक का करेंट अफेयर्स मेरे पास आएगा। तो आज हम जनवरी का करें, जनवरी से नीचे तक जाएंगे, उसके बाद जनवरी से मई तक हम करेंगे। तो आज हमारा जो सेक्शन होगा वो है पर्यावरण। तो पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण और योजनाएं, ये दो, या पर्यावरण सिर्फ करेंगे, ओके। उसके बाद योजनाएं करेंगे, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध करेंगे, उसके बाद साइंस एंड टेक, उसके बाद राज्य तंत्र, उसके बाद अर्थव्यवस्था, उसके बाद रक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य, उसके बाद सूचकांक रिपोर्ट, अंकलन, संस्कृति और विविध। बताइए यहाँ से क्या आ सकता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया भी है, ये कॉपी एनक्रिप्टेड है, ये केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए, कोई भी अनाधिकृत उपयोग कानूनी कार्रवाई को आकर्षित करेगा। तो इसका हम पेड कोर्स लिए हुए हैं, तो इसके द्वारा हम आपको लोगों को पहुँचा रहे हैं। तो पर्यावरण में आज हम बात करेंगे ऊनी गैंडा। ऊनी गैंडा क्या होता है, तो ये है टायर्टख, ये पढ़ लीजिएगा आप, टायर्टख नदी तट पर रूस के, यानी ये पूछ देगा ये नदी कहाँ है, तो रूस में। तो इस नदी पर रूस के उत्तरी सिरे से परमाफ्रोस्ट, आप तो जानते हैं परमाफ्रोस्ट बहुत ठंडी परत होती है, परमाफ्रोस्ट में अच्छी तरह से संरक्षित हिम युग के ऊनी गैंडा बरामद किया गया, ओके। ये 20,000 से 50,000 वर्ष पुराना है। हाल के वर्षों में मैमथ, ऊनी गेंडे, हिम के फॉस और गुफा में रहने वाले शेर के सबको को खोजा गया है, सबको यानी बचा, क्योंकि वैश्विक तापमान वृद्धि के कारण साइबेरिया के विशाल क्षेत्रों में परमाफ्रोस्ट जो है तेजी से पिघल रहा है। दूसरा है कोलार के पत्ते जैसी नाक वाले चमगादड़। कोलार एक पौधा है जिसका पत्ता जैसे नाक वाले चमगादड़ की बात किया। तो भारत के लिए स्थानीय के मतलब भारत में ही से पाया जाता है। प्लस कर्नाटक में केवल एक गुफा में पाया जाता है। भारत के स्थानिक है और किसी भी देश में या विदेश में नहीं पाया जाता, और कर्नाटक में केवल एक गुफा में पाया जाता है। प्लस IUCN की स्थिति में ये घोर संकटग्रस्त है, यानी क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इस अधिनियम के तहत कानूनी संरक्षण नहीं दिया गया है अभी तक। हाल ही में कर्नाटक वन विभाग चमगादड़ संरक्षण भारत ट्रस्ट यानी BCIT के साथ मिलकर कोलार के पत्ते जैसे नाक वाले चमगादड़ को विलुप्त होने से बचाने के लिए तैयारी कर रहा है। BCIT एक गैर लाभकारी संगठन है, ये भी पूछ देगा, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। कुछ कराकल, ये कराकल क्या है, मध्यम आकार की जंगली बिल्ली जो राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है, ठीक, ये बिल्ली है कराकल। अब कुछ आ जाए ऑप्शन में और दे दे कराकल क्या है, तो आप बिल्ली ही लगाइए, ओके। ओके, तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति यानी NVWL द्वारा घोर संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में शामिल किया गया है। अब यह केंद्र प्रायोजित योजना वन्यजीव आवास के विकास के तहत वित्तीय सहायता से संरक्षित किया गया है। प्लस IUCN स्थिति में संकट मुक्त है। भारत में उनका अस्तित्व झाड़ी और कांटे वाले निवास स्थान के तेजी से नुकसान के कारण खतरे में है, और आवास को अनियंत्रित मानव सक्रियता है। आवास में अनियंत्रित मानव सक्रियता है, मतलब वहाँ मानव की आवाजाही बहुत ज़्यादा है। एक है गुच्ची या मोरल मशरूम की बात की जा रही है, ओके। मशरूम तो आप लोग खाते ही होंगे, तो जैसे मशरूम की बात की जाए तो गोरल या गुच्ची या मोरल मशरूम, तो जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में स्थानीय किसानों, ये भी इस बार क्वेश्चन आया था, गिर कहाँ है तो गुजरात में, तो डोडा पूछ देगा, डोडा कहाँ है तो जम्मू कश्मीर। तो डोडा जिले में स्थानीय किसानों और आदिवासियों द्वारा एकत्र की गई वन उपज प्लस औषधीय और सीजन रोधी गुण प्लस समशीतोष्ण वनों में पाया जाता है ये, ओके। इसकी कीमत 20,000 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक है और GI टैग मांगा गया है इसके लिए। अब हम बात करें लाल रीछ बिलाव, ठीक, सिक्किम, पश्चिम अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और मेघालय के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। ये चारों हिस्से एक जगह एक दूसरे से टिके हैं। सिक्किम का राज्य पशु है ये लाल रीछ बिलाव, ओके। स्थिति में लुप्त प्राय है और नेपाल, भारत, भूटान, चीन और म्यांमार के पहाड़ी जंगलों में पाए जाने वाला स्तनधारी है। फिर उसके बाद बोला 2 नई चींटी प्रजाति की खोज की गई है केरल और तमिलनाडु में। ओसेरिया जोशी केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में खोजा गया और प्रोफेसर अमिताभ जोशी के सम्मान में नाम रखा गया है, ओके। जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के एक प्रतिष्ठित विकासवादी जीव विज्ञानी प्लस इनके नाम पर है ओसियरिया डेकामेरा यानी डेकामेरा 10 खंडों वाली एंटेना गणना को संदर्भित करता है। मदुरै के अलागा कार्योल में खोजा गया है। अब हम बात करते हैं भारतीय स्टार कछुआ की।
भारतीय स्टार कछुआ यानी WPA 1972 की अनुसूची 4 में है, प्लस असुरक्षित है, प्लस विदेशी व्यापार नीति के तहत निर्यात से निषिद्ध है और सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत जब्त करने के लिए उत्तरदायी है। भारत और श्रीलंका में सूखे क्षेत्रों और झाड़ियों के जंगल में पाया जाता है, प्लस साइट्स के परिशिष्ट वन में है। प्रजातियों को 2 खतरों का सामना करना पड़ता है। पहला, कृषि के लिए स्थान के कारण नुकसान और पालतू जानवर व्यापार के लिए अवैध तस्करी। अब हम बात करते हैं भारतीय पेंगोलिन की। देखिए पेंगोलिन क्या है, लुप्तप्राय है। सबसे पहले यह ग्रह पर पेंगोलिन प्रजाति की एकमात्र शल्कदार स्तनपायी है पृथ्वी पर, ठीक, ओके। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के तहत यह संरक्षित पशु है, ओके। चीनी पेंगोलिन को घोर संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया होगा। एक भारतीय पेंगोलिन होता है, एक चीनी पेंगोलिन होता है। चीनी पेंगोलिन को घोर संकटग्रस्त यानी क्रिटिकल इंडेंजर्ड में, प्लस उत्तर पूर्वी राज्यों और मध्य भारत में इसका शिकार मांस के लिए किया जाता है और चीन में इसके शल्क की मांग बहुत है। पेंगोलिन के शल्क गैंडे के सींग की तरह होती है, केराटिन से बने होते हैं जिसमें मानवीय बाल और नाखून बनते हैं और इनमें इनका कोई औषधीय महत्व नहीं है। प्लस विशेषताएं की बात करें तो पेंगोलिन की जीभ उसके शरीर की तुलना में अधिक लंबी होती है, वाओ। कोई दांत नहीं होते, प्लस एक वर्ष में 70 मिलियन चींटियों को खा सकते हैं। वैज्ञानिकों ने भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग किया है जो एक लुप्तप्राय जानवर है। रेडियो टैगिंग में निगरानी के लिए एक जानवर में एक ट्रांसमीटर लगाया जाता है। पेंगोलिन दुनिया में सबसे अधिक अवैध तस्करी के शिकार वन्यजीव प्रजातियों में से एक है, ओके। अनुमानित जनसंख्या में गिरावट 50% से 80% तक होती है। पेंगोलिन की 8 प्रजातियों में से भारतीय और चीनी पेंगोलिन भारत में पाए जाते हैं। इन दोनों प्रजातियों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के भाग 1 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। अब हम बात करते हैं भारत में पशु वर्ग की कुछ नई प्रजातियों को। तो मुडगू लिपिंग मेढक पश्चिमी घाट में खोजी गया है। गैंथर का बूट सॉफ्ट तमिलनाडु में खोजा गया है। वैभव का प्रोटो नीला चींटी की प्रजाति गोवा में खोजा गया है। दक्षिण एशियाई सिनेमा मॉप्सिस भारतीय गैंको नाइट पूर्वी घाट में खोजा गया है। बिट वाइपर सांप अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। और ये एक नाम देखिए कितना बड़ा है, आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा, पढ़ने की कोशिश करते हैं। सीजोथोराक्स कुरुसिमेंसिस मछली की प्रजाति है जो कि अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। और पुनिस सैंक्टस मीठे पानी की मछली तमिलनाडु में खोजा गया है। भारत में वनस्पतियों की नई खोज की गई है कुछ प्रजातियाँ, देखिए एलॉय ट्रिनेभिस उत्तर पश्चिमी भारत में, चमकने वाला फिलो स्टैक्डिस मशरूम जो कि मेघालय में है, और एरियोकोलोन पश्चिमी घाट में खोजा गया। पाटुलाका लालजी वाइल्ड सनरोज आंध्र प्रदेश में है। तो सारी चू नदी ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। ये सुबनसिरी नदी के साथ संगम तक जाती है। प्लस ये उपग्रह छवियों से पता चलता है कि अरुणाचल प्रदेश में चीन ने नया गांव बसाया है। प्लस मैकमोहन रेखा के दक्षिण में ऊपरी सुबनसिरी जिले में तसारी चू नदी के तट पर दजुको घाटी, ये सब क्वेश्चन आएगा। दजुको वैली या दजुको घाटी क्या है, लोकप्रिय रूप से फूलों की घाटी रूप से जाना जाता है, इसे ही दजुको घाटी कहते हैं, जो कि एक बार क्वेश्चन में आ चुका है, जो कि उत्तराखंड में है। यह नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित है। दजुको घाटी और जम्पू घाटी पुले वाधजे वन्यजीव अभयारण्य नागालैंड में है, सटे हुए हैं। जंगलों के भीतर कोई मानव आवास नहीं है, लेकिन वे दुर्लभ और सुरक्षित आयुष्मान की लाल सूची के अनुसार पक्षी है। लीट ट्रागोपान यानी नागालैंड का राज्य पक्षी, रूफस नेक्ड हॉर्नबिल और डार्क रम्प्ड स्विफ्ट आदि। इसके अलावा जंगलों में लुप्तप्राय पश्चिमी हॉलॉन्ग गिवन भी पाए जाते हैं। घाटी में फूलों के पौधे की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें स्थानिक दुजको लिलियम चित्रगंडा शामिल है। आगामी लोगों का घर है। दुजको घाटी 2 सप्ताह लंबी आग के लिए खबरों में थी। दीपोर बिल की बात करें तो असम का एकमात्र रामसर स्थल है। हाल ही में जिला प्रशासन ने यहाँ सामुदायिक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अस्थायी मीठे पानी की झीलें प्लस पक्षियों की 219 प्रजातियों के अलावा जलीय जीवन रूपों की एक श्रृंखला को बनाए रखने के लिए 2002 में रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था। माघोर भोगली बिहू जो राज्य के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने से पहले होता है और वर्षों से सिकुड़ रही आर्द्र के आसपास मछली पकड़ने, खुदाई और निर्माण को रोकने के लिए आवश्यक था। कुछ सबरी नदी की बात करें तो सबरी नदी गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियों में से है। सबरी आप राम के से संबंध में सुने होंगे। यह ओडिशा राज्य के पूर्वी घाट के पश्चिमी ढलानों से सिंकमारारा पहाड़ से निकलती है। इन्हें ओडिशा में कोलाब नदी के नाम से जाना जाता है। ओके, सबरी नदी कोलाब नदी एक ही है। शूलपनेश्वर वन्यजीव अभयारण्य ये नया न्यूज में है। ये देखिए कहाँ है, शूलपनेश्वर वन्यजीव अभयारण्य दमखल अभयारण्य के रूप में 1982 में बनाया था। मतलब दमखल और शूलपनेश्वर दोनों याद करना होगा।
गुजरात राज्य में संरक्षित क्षेत्र है। नर्मदा नदी के दक्षिण में पश्चिमी सतपुड़ा रेंज में स्थित है। यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है। प्लस शूलपनेश्वर भगवान शिव का मंदिर है जो कभी नर्मदा के किनारे क्षेत्र में विद्यमान था। मुख्य जनजाति वासव। हाल ही में केंद्र में शूलपनेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के कुछ गांवों को पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। स्थानीय आदिवासी इस कदम का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस अधिसूचना के साथ क्रियान्वयन और SOUTA के गठन से पंचायत यानी अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 पेशा के तहत ग्रामीणों में निहित शक्ति को कमजोर किया जा सकता है, जो कि संविधान के अनुसूची 5 में अधिसूचित क्षेत्रों में लागू है। अब हम बात करते हैं बांकपुर भेड़िया अभयारण्य के। ये कहाँ है? तो कोप्पल जिला यानी कर्नाटक राज्य वन्यजीव बोर्ड ने इसके गठन को मंजूरी दी है। बांकपुर भेड़िया यानी कर्नाटक भारतीय घूसर भेड़िया की उप प्रजातियां हैं। आयु स्थिति संकट मुक्त है। विरुंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में DRC। बनेरघट्टा पार्क कर्नाटक में है। रंगानथिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में है। ये सब याद रखिएगा। उसके बाद बोल रहा है कोच्चि मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। तो 450 किलोमीटर लंबी पर्यावरण हितैषी पाइपलाइन नेचुरल गैस यानी PNG पाइपलाइन वन नेशन वन गैस ग्रिड के तहत गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल लिमिटेड द्वारा निर्मित है। नोट, कोच्चि केरल में है, ओके, जबकि मंगलूर कर्नाटक में है। क्षैतिज दिशात्मक ड्रिलिंग विधि का उपयोग किया गया था। सरकार के पास गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने की ठोस योजना है जो सस्ती, सुविधाजनक और पर्यावरण के अनुकूल होगी। ये योजना 2030 तक ऊर्जा क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 6% से बढ़ाकर 15% करने की थी। रैटल पनबिजली परियोजना जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर संयुक्त उद्यम कंपनी JVC को राष्ट्रीय जल विद्युत निगम और जम्मू कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड के बीच शामिल किया जाएगा। घास के मैदानों से उत्सर्जन। एक नए अध्ययन से पता चलता है कि घास के मैदानों से मीथेन यानी CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O का उत्सर्जन मुख्य रूप से पशुधन के बढ़ते उत्सर्जन के कारण 1970 से 2.5 के कारक में बढ़ गया है। यह जंगली चराई की स्वीकृति संख्या से कम उत्सर्जन के लिए मुआवजे से अधिक है। पिछली शताब्दी में घास के मैदानों के शुद्ध कार्बन सिंक प्रभाव का अनुमान लगाया गया था, लेकिन मुख्यतः चराई प्राकृतिक क्षेत्रों में। इसके विपरीत पिछले कुछ दशक में मानव द्वारा गहन रूप से प्रतिबंधित घास के मैदान ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का शुद्ध स्रोत बन गया है। देखिए, हम इसको यहाँ तक मतलब जूम कर देंगे। आपको अगर नोट्स बनाना हो तो छोटा छोटा नोट्स भी बना सकते हैं, और हम पढ़ के सुना रहे हैं तो उससे आपका माइंड में जल्दी जाएगा। जैसे हम बात करें अंटार्कटिक ओजोन क्षेत्र के बारे में, तो देखिए यहाँ पर लिखा है विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के अनुसार ओजोन परत का सबसे गहरा, सबसे बड़ा छिद्र बंद हो गया है। ओके, अंटार्कटिक के ऊपर सालाना बनने वाला ओजोन छिद्र मध्य अगस्त से तेजी से बढ़ा और अक्टूबर 2020 की शुरुआत में चरम पर पहुंच गया। इसका विस्तार स्ट्रेटोस्फीयर में एक मजबूत, स्थिर और ठंडे ध्रुवीय भंवर और बहुत बड़े तापमान द्वारा संचालित था। इसी मौसम संबंधी कारकों ने 2020 के आर्कटिक ओजोन छिद्र में भी योगदान दिया, जो भी बंद हो गया था। क्या आप ध्रुवीय भंवर और समताप मंडलीय बादलों के बारे में जानते हैं? ओजोन परत ओजोन की उच्च सांद्रता के लिए सामान्य शब्द है जो समताप मंडल में पाया जाता है। वायुमंडलीय ओजोन सूर्य से पराबैंगनी यानी UV विकिरण को अवशोषित करता है और विशेष रूप से हानिकारक UV प्रकार की किरणें से। ध्रुवीय भंवर की बात करें तो अभी पूछा जाता है कि आप जानते, तो ये बता रही है ध्रुवीय क्षेत्रों में घूमती ठंडी हवा यानी उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव हवा के व्यापक विस्तार का कम दबाव वाला क्षेत्र है। यह हमेशा ध्रुवों के पास मौजूद रहता है। गर्मियों में कमजोर हो जाता है और सर्दियों में मजबूत हो जाता है। शब्द भंवर शब्द हवा के बमावर्त प्रवाह को संदर्भित करता है, जो कि ध्रुवों के पास ठंडी हवा रखने में मदद करता है। एक मजबूत ध्रुवीय भंवर ठंड को रोकता है, ओके, जबकि एक कमजोर ध्रुवीय भंवर ठंड के प्रकोपों के मध्य अक्षांशों पर जाने की अनुमति देता है। कई अवसरों पर यह भंवर कमजोर हो सकता है उत्तरी गोलार्ध में और अधिक, क्योंकि 2 गोलार्धों में भूमि और समुद्र की अलग व्यवस्था है। ओके, अब हम बात करते हैं पर्यावरणीय आर्थिक लेखांकन प्रणाली यानी SEEA एक सांख्यिकी प्रणाली है जो पर्यावरण की स्थिति, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के योगदान और पर्यावरण पर अर्थव्यवस्था के प्रभाव को मापने के लिए आर्थिक और पर्यावरणीय जानकारी को एक सामान्य ढांचे के साथ लाती है। इसमें 3 भाग होते हैं, जैसे SEEA केंद्रीय ढांचा SEESCF, यह 2012 में पर्यावरणीय आर्थिक लेखांकन के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा पहले अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में अपनाया गया था। यह व्यक्तिगत पर्यावरणीय संपत्ति जैसे कि जल संसाधन, ऊर्जा संसाधन आदि को देखता है और उन परिसंपत्तियों को पर्यावरण अर्थव्यवस्था के बीच कैसे स्थानांतरित करना है ये भी देखता है। SEEA केंद्रीय ढांचा आधारित खातों के उपयोगकर्ताओं को दिखाता है सूचना का उपयोग निर्णय लेने में कैसे किया जाता
सकता है। तो आज हम अपना इन्वायरमेंट करंट में इतना ही रखते हैं, कल हम इसके आगे करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इसको देखते रहिए।